बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 13। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। और जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। और अगर अनंत लंबाई का तार है तो उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान हम लोग पढ़ चुके हैं 1 b = μ0/2 पाई I/r। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई अनंत लंबाई का तार है और उसमें अगर धारा प्रवाहित होती है तो उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/2 पाई I/r होता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने और पढ़ा है कि अगर कोई भी धारावाही चालक किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का सूत्र भी हम लोग निकाल चुके हैं, F = I/BL sin थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। बात क्लियर हो गई। जैसा इसमें कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालक, तो ये देखा गया है कि अगर दो चालक तार हैं अनंत लंबाई के, हमने माने दो चालक तार हमने ले लिए, मान लेते हैं ये एक तार हो गया, अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। और एक तार ले लिया हमने ये वाला, ये अनंत डॉटेड हमने दिखाया, मतलब इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तभी हमने ऊपर लिखा इसमें लंबे तार है। लंबे तार से कॉन्सेप्ट यहाँ पर अनंत लंबाई के तार हैं जिनके नाम लिख देते हैं P, Q और R, S। दो तार हो गए जो एक दूसरे से निर्वात में R दूरी पर स्थित हैं, जिनमें धाराएं PQ मान लेते हैं, धारा I1 प्रवाहित होती है और इसमें I2 प्रवाहित होती है और दोनों की धाराएं एक ही दिशा में है। विपरीत दिशा वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों में धारा एक ही दिशा में है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं, इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि धारा प्रवाहित करें और देखते हैं कि ये तार एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं, और अगर इन्हीं में धारा की दिशा विपरीत हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं, वो दूर हटाने का प्रयास करते हैं। तो कितना बल कार्य करता है, किस बल से ये हटाते हैं, ये आज हम लोग व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई दूसरा धारावाही चालक तार रखा जाए तो उस पर बल भी कार्य करता है। उस इसका हम लोग सूत्र भी जानते हैं, I/BL sin थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, I और B के बीच का कोण, ठीक है ना। या L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण कह सकते हैं, क्योंकि L वेक्टर को हमेशा धारा की दिशा में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इसके पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ कोई अलग से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएगा, केवल धारा प्रवाहित करने से ही बल कार्य करने लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप देखो ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रखा हुआ है, तो इसका मतलब इस तार पर बल कार्य करेगा। और समझ आ रहा है भाई, ये एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और वो चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रख दिया गया है, तो इसका मतलब इस तार पर एक बल कार्य करेगा। बल की दिशा कितनी होगी, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हम लोग अभी ज्ञात करेंगे। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसमें हमने ये वाला तार रख दिया तो उस पर बल कार्य करने लगा। इसी प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार रखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर रखे हुए तार पर भी एक बल कार्य करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बल कितने होंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि इसमें प्रवाहित होने धाराओं की दिशा पर। तो हमने पहले मान रखा है कि दोनों में धारा एक ही दिशा में है। बस समझ में आया। मतलब आपको ये लगाना है कि धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
तो आप देखो चुंबकीय उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब ये तार इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। लेकिन स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ तार में धारा प्रवाहित करने तो तार के चारों चुंबकीय उत्पन्न हो गया। अब ये कहोगे इस पर बल लगने लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा, ये इसके कारण उत्पन्न हुआ है तो दूसरे चालक पर बल लगाएगा, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके कारण इस चालक पर बल लगेगा, तो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। उस बल का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखो इसमें क्या लिख दें, पहले निकाल ले जरा चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, उसके कारण यहाँ पर यानी इसके किसी बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर कह सकते हैं, क्योंकि सब बराबर दूरी पर है तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा। कितना होगा, अनंत लंबाई का तार हमने माना, तो अनंत लंबाई में धारा प्रवाहित हो रही I1, इससे 8 दूरी पर ये तार रखा हुआ, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। ये सूत्र हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको भाषा के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये जरा ध्यान दो। बात क्लियर हो गई है। आप इसको लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा स्वयं बना करके लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखें, इसमें तार PQ के कारण, तार PQ के कारण तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार PQ के कारण धारा प्रवाहित हो रही PQ में, उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तार PQ के कारण तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। मान लेते हैं B1 है, B1 का मान μ0/2 पाई I अपान, तो I1 धारा किसमें प्रवाहित हो रही है PQ में, I1, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो धारा जितनी प्रवाहित हो रही है उसका मान अपान दूरी, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये तो इसका मान हो गया, ठीक है ना। अब जरा डायरेक्शन देखो कि यहाँ चुंबकीय उत्पन्न होगा तो किस दिशा में होगा मान, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए हम लोग दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 का यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाता है, दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो धारा इस प्रकार से रखेंगे, धारा इसमें प्रवाहित हो रही ऊपर की ओर, उंगलियां रखी हमने PQ तार RS तार की ओर, तो RS तार को रखा तो किस तरफ, तल के लंबवत जो दिशा होगी ना, हथेली के तल के लंबवत दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका मान हम लोग B1 लिख रहे हैं, और डायरेक्शन क्या होगी उसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, क्रॉस के द्वारा। क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा। तो B1 की दिशा क्या होगी, B1 की किस नियम से निकाला हमने, फ्लेमिंग के मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, और या तो फिर दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 1 से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 से तो हम लोग बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो B1 की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब जरा ये चुंबकीय क्षेत्र में, भाई चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ उत्पन्न हो गया, इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा तार हमने लिख दिया RS रखा, उस पर कितना बल लगेगा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार कौन रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, RS तार रखा है। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार RS पर कार्य करने वाला बल
B1 के कारण तार RS पर कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं F1। बल कितना कार्य करेगा, F1। और F1 का मान कौन सूत्र तो यूज करेंगे निकालने में, सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। धारावाही चालक पर अगर लगने वाला बल जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो फार्मूला होता है IBL sin थीटा। I जिसमें बल निकालना है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2, RS में बल निकाले तो RS में धारा कितने प्रवाहित हो रहा है, I2। चुंबकीय क्षेत्र वहां कितना है, वो पहले वाले तार के कारण है तो B1, और उसकी लंबाई हम मान लेते हैं, क्योंकि अनंत लंबाई के तार है तो पूरे अनंत लंबाई में निकालने बजाय हम पहले एक छोटी सी लंबाई में निकालेंगे, उसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। तो या तो उसकी भाषा में शामिल कर लें कि B1 की चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार RS की L लंबाई, ये लिख दीजिए, L लंबाई में कार्य करने वाला बल, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा L, और साइन आप जरा ध्यान दो, साइन और थीटा, थीटा हमने क्या बताया है कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर तल के लंबवत अंदर की ओर ऐसे, और धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में ऐसे है ऊपर की तरफ, तो कितने से कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। बात क्लियर हो रही है भाई। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ लगा हुआ है, इसके कारण जो उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है RS में ऊपर की ओर, तो यहाँ पर डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र और धारा के दिशा के बीच का कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, F1 = I2, और यहाँ B1 का मान लगा दीजिए ऊपर से, यह आ जाता है μ0/2 पाई I1/R और इंटू L, ये लिख सकते हैं। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 बराबर आ जाएगा, लिख सकते हैं, इसको धीरे धीरे कर लीजिए, केवल μ0/2 पाई I1 I2/R इंटू L, इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, F1 की डायरेक्शन में बल तो हमने निकाल लिया कितना बल कार्य करेगा RS तार पर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे, या दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा नियम लगाओ यहाँ पर। अगर हथेली के नियम लगाते हैं तो ये रखते हैं उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, RS में किस तरफ है, अंदर की ओर, धारा प्रवाहित हो रही ऊपर की ओर, तो बल किस तरफ लगेगा, हथेली के तल के लंबवत, यानी कि इस डायरेक्शन में बल कार्य करेगा। यानी इस पर जो बल कार्य करेगा, यानी F1 का जो मान होगा वो उसकी डायरेक्शन PQ तार की ओर होगी। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, यहां लिख दीजिए जरा, F1 की दिशा, F1 की दिशा तार PQ की ओर होगी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ये दोनों नियमों के सहायता से निकाले गए हैं, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से निकाला हमने, दोनों से एक ही डायरेक्शन निकल करके आएगी। और यहाँ जो डायरेक्शन निकाली गई B1 की, ये दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से निकाला है, और या फिर हम दक्षिणावर्ती पेज का जो नियम है मैक्सवेल का, उसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने डायरेक्शन भी निकाल ली बल की, और उसका परिमाण भी निकाल लिया, जो समीकरण नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात तो ये स्पष्ट हो गई कि RS तार पर जो बल लग रहा है उसका मान हो जाएगा F1 बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R इंटू L। ठीक है, अब बात आती है जरा, आप इस ये जो तार PQ है, ये RS तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा RS तार के कारण। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेते हैं तो जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी भाषा में थोड़ा सुधार करके हम लोग लिख सकते हैं।
तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, तार RS के कारण तार PQ के किसी बिंदु पर, ये बाकी चीजें आप ऐसे लिखा रहे हैं, तो पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं V2। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें, RS तार में, RS तार कहाँ निकाल रहे हैं, तो इसका RS तार में प्रवाहित होने धारा कितनी है, I2। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अब जो डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो डायरेक्शन क्या होगी, इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर, PQ तार की ओर मूल्य रखेंगे, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हथेली के तल के लंबवत बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, यानी जो V2 का जो मान होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, जो हम लोग डाट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो V2 का मान तो हमने निकाल लिया, चूंकि R दूरी पर ये तार हो जाएगा, धारा उसमें RS में प्रवाहित हो रही है I2, तो V2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो V2 की दिशा तल के लंबवत क्या हो जाएगी, यहां पर बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण तार, अब यहां पर क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण तार PQ की यह लंबाई में कार्य करने वाला बल, ये जो चुंबकीय क्षेत्र V2 जो उत्पन्न हो गया है वो इसके कारण उत्पन्न हुआ है, RS तार में धारा प्रवाहित और उसके कारण उत्पन्न हुआ, और इस V2 में रखा हुआ है तार PQ, तो PQ में कितना बल लगेगा, L लंबाई पर लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं F2। यहाँ पर धारा जिसमें बल निकालना है उसमें धारा का मान कितना, I1, कितना चुंबकीय क्षेत्र है V2L, और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा धारा और चुंबकीय क्षेत्र कैसा लगा हुआ है, बाहर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ रख देंगे, धारा की दिशा में उठा रखेंगे। ठीक है ना, तो बल किस दिशा में लगेगा, हथेली के तल के लंबवत, तो इस दिशा में जो बल लगेगा वो हो जाएगा F2। बात समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें सुधार करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर F2। तो ये आप लोग सुधार नहीं करेंगे, आप लोग नए पन्ने में इसको लिखेंगे उसी के आगे क्रम में। ठीक है, इस प्रकार से ये आप नोट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन हम लोगों ने क्या लिखा है, F2 की दिशा क्या हो जाएगी, F2 की दिशा तार PQ की ओर नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी, RS की ओर होगी। समझ में आ रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 डाल करके इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्या निष्कर्ष में देखा कि समीकरण नंबर 1 में भी यही चीज निकल करके आई थी जो इधर लिखा है, μ0.2 पाई I1 I2 L/R, इस समीकरण 1 में भी था, यानी F1 का मान भी इतना ही था, और F2 का मान समीकरण नंबर 2 में वो भी इतना ही निकल करके आया है। तो समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बल बराबर हैं, परिमाण में तो बराबर है, ये समीकरण नंबर 1 और 2 से पता चल रहा है, और दिशाओं से पता चल रहा है कि जो F1 की दिशा थी वो थी PQ की ओर, और जो F2 की दिशा है वो RS की ओर है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों बल बराबर हैं और उनकी दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं। ठीक है ना, और विपरीत इस प्रकार से है कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत तो मतलब यहाँ पर भी इधर तरफ लगे इधर तरफ तभी विपरीत हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो समय प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यहाँ पर विपरीत इस प्रकार से है कि इधर लग रहा है बल, एक इधर लग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को इस प्रकार से विपरीत दिशा में है ये बल, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तारों को। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नोट कर ले, फिर एक भाषा हम लिखवा देते हैं आपको।
तो इसमें देखिए भाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, F1 बराबर F2। और दिशाएं भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों को दिशाएं कैसी है, F1 की दिशा PQ तार की ओर है, ठीक है ना, और F2 की दिशा RS तार की ओर है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात समांतर तारों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं। ये निष्कर्ष निकला, आकर्षित करते, अर्थात समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। समांतर तारों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं, यानी बल दोनों के समान होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसका यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि जितना तार PQ RS पर बल लगाएगा उतना ही बल RS जो है वो PQ पर लगाएगा। दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। समझ में आ रहा है, एक दूसरे को बराबर बल लगाते हैं, इसका मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, यह निकाल लीजिए जरा। तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 या 2 से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों F1 और F2 दोनों बराबर हैं तो हम मान लेते हैं F के बराबर हो गया मान वो। तो F अपान L इज इक्वल टू लिख सकते हैं μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान हमने निकाल लिया है। समझ में आई बात। अभी हमने देखो F1 F2 के मान अभी लिखा था ना यहाँ पर, क्योंकि देखो F1 और F2 दोनों बराबर थे समीकरण नंबर 1 और 2 में देखा हमने, और ये मान लेते F के बराबर है। तो F बराबर कितना है, 1/μ0/2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L। ये तो लिखा है इस समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो चूंकि दोनों बराबर है तो हमने उसको F मान लिया, ठीक है। तो L पक्षांतर करके नीचे ले आओ यहाँ पर। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, टोटल लंबाई पर लगने वाला बल का मान है L। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान L से डिवाइड कर देंगे, पक्षांतर करके नीचे ले आए। तो F अपान L इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 बटे R हो गया। अब क्लियर हो गई। तो ये तो बात हो गई हमारी तब जब दोनों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तब, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जब धारा दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए देखो हम, चूंकि देखो एक चीज और है कि जो बल के मान होंगे F1 F2 के जो मान होंगे वो तो सेम होंगे, चूंकि वही धारा, वही तार की लंबाई, वही चुंबकीय क्षेत्र, ये सब कुछ वही है, इसलिए F1 F2 के मान भी सेम होंगे। सिर्फ धारा की डायरेक्शन बदलने से F1 F2 की डायरेक्शन केवल चेंज होगी, बाकी मान वही होंगे जो समीकरण नंबर 1 और 2 में निकाले गए, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि यदि तार में या तारों में, यदि तारों
यदि समांतर तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ये अगर मान लेते हैं, ये समांतर तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो जरा देखो इसको फिर से आप देख लो ध्यान से, इसको देखना तो समझना है। केवल अगर ये पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दूसरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। तो अगर हम मान लेते हैं, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं यहां पर, इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, कि जब समांतर तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो आगे कहानी पहले हम लोग समझ ले, लिख लेंगे उसके बाद, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये F1 F2 बिगाड़ दो, धारा की डायरेक्शन अब क्या करते हैं हम, मान लेते हैं हमने RS में धारा की डायरेक्शन उल्टी कर दी, इस प्रकार से धारा इसमें प्रवाहित होने लगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि जब तार में धारा आए, इसको हटा दो और इसको भी जरा देख लो पहले, इसके कारण जो धारा जो PQ तार में जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसके कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, V1, वो हम लोग लिख चुके हैं, V1 बराबर μ0.2 पाई I1 अपान R, ठीक है ना। मान उतना ही होगा जो समीकरण नंबर 1 से पहले जो लिखा गया समीकरण V1 बराबर, उसमें दिखाया गया है। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके कारण निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, तो चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु को निकाला उस बिंदु की ओर अंगुलियां रखना है, धारा दिशा में उठा रखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, जैसा पहले था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, बल का मान, चूंकि इस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रखा हुआ RS, तो बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मान तो उतना ही हो जाएगा जो समीकरण नंबर 1 में लिखा गया है, बल F1 का मान, ठीक है ना। जो लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसमें, अब धारा की डायरेक्शन बदल गई है, तो इस रखी ये उंगलियां रखना है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर, धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर, अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, तो हथेली के तल के लंबवत जो डायरेक्शन होगी वो बल की दिशा होगी, यानी इसमें जो बल कार्य करेगा वो इस दिशा में होगा, F1 की डायरेक्शन इधर होगी, बाहर की तरफ, बस समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से जरा जब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे जब PQ तार में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए धारा की डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे की तरफ, तो ये अंगूठा धारा की डायरेक्शन रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। धारा की डायरेक्शन में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या आएगी, अब देखो तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो तल के यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगा, तो उसको क्रॉस से हम लोग दिखा देंगे, जबकि इसके पहले क्या था, बाहर तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन थी, ठीक है। अब जरा इसके कारण बल कितना लगेगा, वो F2 बराबर निकाला जा चुका है, उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां रखेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी इस दिशा में बल कार्य करेगा F2, समझ में आ रहा है। तो इसका देखो डायरेक्शन कैसी है, F1 F2 के मान होंगे तो बराबर, लेकिन दोनों कैसे होंगे, प्रतिकर्षित करते हुए बल होंगे दोनों, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, जब समांतर तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को समान बल से, बल तो समान होगा, जितना बल PQ लगाएगा RS पर उतना ही बल RS PQ पर भी लगाएगा, एक दूसरे को समान बल से प्रतिकर्षित करते हैं,
प्रतिकर्षित करते। बस समझ में आ गई। तो इसका मतलब है आप निष्कर्ष पर हम पहुंच गए। ये उसकी समरी ये है कि जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी धारा समान तो आकर्षण बल, धारा विपरीत दिशा में होगी तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत धारा तो प्रतिकर्षण, ठीक है ना। और कितना बल लगता है, एकांक लंबाई पर बल जो लगता है F/L = μ0/2 I1I2 बटे r, इतना बल कार्य करता है एकांक लंबाई पर, ठीक है। अगर टोटल लंबाई पर निकालना है तो F बराबर लिख सकते हैं हम लोग, L को पक्षांतर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट परिभाषा भी जुड़ी है जो एम्पियर की परिभाषा होती है। तो एग्जाम में कब ये पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो धारावाही चालकों के बीच, समांतर चालकों के बीच कितना बल कार्य करता है और इसकी सहायता से एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो एम्पियर की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे ये जरा ध्यान से देख लो। बहुत सिंपल परिभाषा है, बस फार्मूले की मदद लेना है। तो आगे हम लोग उसको नोट कर लें और ये चित्र बना लें विपरीत धाराओं के लिए। तो अभी हम लोगों ने एकांक लंबाई पर बल यानी लगाइए एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग सूत्र यूज करते हैं। एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, μ0/2 I1I2/r। ये सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इस सूत्र की मदद से हम एम्पियर परिभाषा लिखेंगे। तो कैसे लिखी जाएगी, मान लेते हैं कि यदि I1 बराबर I2 है और उसका मान है 1 एम्पियर, ये मान लिया, ठीक है। और R का जो मान है वो 1 मीटर है, यानी 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं दोनों तार, ठीक है। तो अगर ये दोनों मान अगर यहाँ लगा देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा। तो F/L = क्या हो जाएगा, μ0/2 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10⁻⁷, ये तो 2 μ0/2 की वैल्यू हो गई। I1 का मान 1, I2 का मान भी 1, दूरी भी 1, R1 का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, F/L = लिखा जा सकता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। यानी एकांक लंबाई पर जो बल कार्य करता है कितना कार्य कर रहा है, 2 × 10⁻⁷ कब कार्य करता है, जब दो समांतर धारावाही चालक 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उसमें धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही हो, तब इतना बल कार्य करता है। तो इसका उल्टा हमको सोचना है यहाँ पर कि 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर व सीधे तारों के बीच प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। हमने क्या बताई परिभाषा कि 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर व सीधे तारों के बीच प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं और परिभाषा हम इसकी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जो हमें बताया है कि 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे व समांतर
तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कितना बल कार्य करता है। तो बल का सूत्र तो आप ये निकालेंगे, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान, ठीक है ना। और एम्पीयर की परिभाषा आती है तो आपको इतना और करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक था ये इसका डेरिवेशन तो यहीं पर खत्म हो जाता है, ये परिभाषा हो जाती है। उसके बाद इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी, आंकिक प्रश्न भी करेंगे। ठीक है ना, तो आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनमें क्रमशः 100 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित होती हैं तथा वे एक दूसरे को 0.08 न्यूटन प्रति मीटर के बल से आकर्षित करते हैं। जिसका मतलब दो तार हैं, समांतर तार आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में धाराएं क्या हैं, समान दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। आकर्षित करने का मतलब यही है कि दोनों धाराएं कैसी हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। धाराओं के मान दे रखे हैं इसमें, एक में है 100 एम्पीयर की धारा और दूसरे में है 20 एम्पीयर की धारा। ठीक है, ये कितने बल से आकर्षित करते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान दे रखा है, न्यूटन प्रति मीटर लिखा है ना। इसका मतलब है कि प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान दिया है। जिसका सोल्यूशन जरा देखो, F/L का जो मान है वो है 0.08 न्यूटन प्रति मीटर और I1 का जो मान है वो है 100 एम्पियर, I2 का जो मान है वो है 20 एम्पियर और कह रहा है उनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। बहुत सिंपल है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। F/L इक्वल टू होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। ये फार्मूला लगा दीजिए यहाँ से, तो कितना मान हो जाएगा μ0, यहाँ से चाहे तो R इक्वल टू R 75 कर लो तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0/2 पाई I1 I2 इंटू L अपान F। ये तो हो जाएगा, बात समझ आ रही है। यानी इसको लिख सकते हैं, चलिए इसी में वैल्यू लगाओ, 75 मत करो। ठीक है, इसी में वैल्यू लगाओ तो ज्यादा आसान हो जाएगा। वैल्यू लगाइए इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी F/L का मान है 0.08 इक्वल टू, इसके वैल्यू हमने बताई 2 × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू है 100, I2 की वैल्यू है 20 बटे R हमको ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 0 यहाँ से निकालो, 40 से 2 0 3 0 हो गए, 10⁻3 0 प्लस के और माइनस के 7 कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, 3 कम हो जाएंगे इसमें और अपान आ जाएगा 0.08। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात -2, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 बचेगा, ऊपर जाए तो प्लस का 2 हो जाएगा ना। तो यह बचेगा हमारे पास 4/8 इंटू 10⁻⁻2, जैसा लिख सकते हैं। यहाँ 10 की घात -2 लिख सकते हैं ना, 8 × 10 की घात -2 और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, माइनस के 4 उससे घट जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको काटेंगे, 2 4 का नाम 4 और 4 दूनी 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5, ये तो आएगा इतने मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर निकल आता है। समझ आ गई, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन किया जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बहुत लंबे समांतर तारों A व B में क्रमशः 10 एम्पीयर और 20 एम्पीयर की धाराएं बह रही हैं। यदि 10 एम्पीयर धारावाही
15 सेंट लंबे एक तीसरे तार C को A व B के मध्य रख दिया जाए तो तार C पर लगने वाला बल कितना होगा, जबकि तीनों तारों में धारा एक ही दिशा में है। तो इसका चित्र से पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद इसका सलूशन किया जाए। कह रहा है कि दो तार हैं, इसमें एक तार है, ये बहुत लंबे तार हैं, एक तार है A, दूसरा तार है B, दोनों में धाराएं बह रही हैं। इसके मध्य में 20 की दूरी भी दे रखी है, इसके बीच कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों तार। ये इसके मध्य में एक तार और रख दिया जाता है C, बिल्कुल मध्य में। तो इसका मध्य में रख दिया जाए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कह रहा है कि इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो 10 एम्पियर की, इसमें 10 एम्पियर की धारा है, और इन दो A में है 10 एम्पियर की और B में है 20 एम्पियर की धारा, और तीनों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही। तो कह रहा है कि C पर लगने वाला कुल बल बताओ कितना होगा। कुल बल से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देखिए, चूंकि तीनों में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका इन दोनों में धाराएं प्रवाहित हो रही है, इसका दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल। यानी ये जो तार A है वो C पर जो बल लगाएगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जब दोनों में धाराएं समान दिशा में होती हैं तो एक दूसरे आकर्षित करते हैं, तो ये बल इस पर बल लगाएगा इधर इस तरफ, और ये जो तार है वो इस तार पर इधर तक बल लगाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये बल हम मान लेते हैं F1 है, या FA मान लेते हैं कि A द्वारा लगाया गया बल हो गया, ठीक है। और C पर जो B द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, इसमें तो दोनों धाराएं सेम है, तो ये भी क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब B जो बल लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब C पर कितना बल हो गया, दो बल हो गए, FA यानी A द्वारा लगाया गया बल और FB B द्वारा लगाया गया बल। लेकिन दो बल हैं कैसे, विपरीत हैं, तो इनका बल टोटल बल कितना हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर। यानी वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे, दोनों विपरीत हैं तो इनका क्या हो जाएगा, अंतर कर देंगे, तो ज्यादा होगा उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे और डायरेक्शन वो वाली रखेंगे जो ज्यादा बल है जिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या लिखें इसमें हम, तार A द्वारा C पर लगाया गया बल FA मान लेते हैं। कितना बल होगा, तार की लंबाई दे रखी C की कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सूत्र लगाओ जरा, μ0.2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L, ये सूत्र होता है ना। एकांक लंबाई पे निकाला जाता है, बटे में आ जाता है। यहाँ पर लंबाई दे रखी 15 सेंटीमीटर, तो एकांक लंबाई मतलब पता है, तो जितनी लंबाई पर निकालना वैसे मल्टीप्लाई करने से निकल आएगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगा, निकालो जरा यहाँ पर वैल्यू रख करके। μ0.2 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। I1 की वैल्यू कितनी है, A और C के बीच में I1 है 10 एम्पियर और I2 भी 10 एम्पियर है। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करो तो इसका सलूशन आ जाता है, इसे दो कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻10 से 1 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 15 दूनी 30 तो ये हो गए, और 300 हो गया, 10 और मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻⁷, या इसको लिख सकते हैं, और कुछ बचा 15 दूनी 30, 10 और मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, 10⁻⁷, या इसको लिख सकते हैं हम लोग FA बराबर 3 इंटू 10⁻⁻, 2 जीरो इसमें कम, और 2 घाते और कम करके 2 जीरो लगे तो इसमें हो जाएगा 5, 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना बल कार्य करेगा। A द्वारा C पर लगने वाला बल का मान निकाल लिया, ठीक है, इसको नोट कर लो जरा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें,
इसको नोट कर लेना। यहाँ पर एफ ए का मान कितना है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रखेंगे वैल्यू। एफ ए का मान कितना आया है 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से इसको नोट कर लें। फिर हम क्या निकालेंगे, हम लोग तार B द्वारा C पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ बी बराबर μ0/2π। सूत्र तो ये लगाएंगे। तो अब B और C के बीच धाराएं कितनी हो जाएंगी, 2 × 10⁻⁷। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। I1 कितना है 10 मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको बिगाड़ करके दोबारा लिखिएगा। यहाँ पर I1 का मान तो 10 हमने लिख दिया। I2 का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और L का मान तो 15 सेंटीमीटर है, 15 नहीं, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। और नहीं, इसमें एक मिनट, लंबाई इसकी लिखनी है यहाँ पर। I1 I2 की वैल्यू, I1 I2 तो हो गए 10 और 20, B और C के बीच में धारा। और L का मान, लंबाई तार कितनी है 15 है, 15 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। और बीच की दूरी कितनी है 10, 10 × 10⁻²। इसको जरा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, एफ बी बराबर लिखो यहाँ पर। एफ बी बराबर, इसमें जो घातें कम हो जाएंगी, इससे भी ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है यहाँ पर, 15 दूनी 30, 30 और 30 दूनी 60, 600 हो गया। ये मोटे 10⁻⁷। क्या इसको लिख सकते हैं, एफ बी बराबर क्या होगा, एफ बी बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, तो C पर कुल बल कितना हो गया, C पर कुल बल क्या हो जाएगा, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो कुल बल क्या हो जाएगा, F बराबर, ज्यादा में से कम वाले घटा दो तो एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी का मान ज्यादा है तो वो एफ ए का मान 3 × 10⁻⁵ है, वैल्यू लगा दें। एफ बी का मान है 6 × 10⁻⁵, और माइनस एफ ए का मान है 3 × 10⁻⁵। तो एफ का मान कितना हो गया 3 × 10⁻⁵ मीटर। इतना बल कार्य करेगा। कुल बल, डायरेक्शन क्या होगी, एफ की दिशा जो होगी, जो ज्यादा बल होगा उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। तो कौन ज्यादा है, एफ बी का मान ज्यादा है, यानी जो बल लगेगा किस तरफ तार को लगेगा, बी तार की ओर। तो जो एफ की जो दिशा होगी, यानी लिख सकते हैं, याद रख लीजिए, परिणामी बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा तार बी की ओर होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन किया जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो लंबे व क्षैतिज एक तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है। नीचे के तार को भारहीन प्रतीत होने के लिए तारों में धारा की प्रबलता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है। तो क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लें, चित्र के द्वारा समझें एक बार। ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समांतर तार हैं, एक तार हो गया और दूसरा तार, दोनों में धारा एक ही दिशा में बह रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है, दोनों में समान धारा है, यानी इसमें अगर I1 है तो इसमें भी I1 है। अब देखो जरा, I1 के I मान लेते हैं, एक समान धारा है तो दोनों में I मान लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से कह रहे हैं कितनी दूरी पर स्थित हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब कह रहा है कि
अगर एक ही दिशा में धारा बह रही तो नीचे के तार का द्रव्यमान भी दे रखा है, द्रव्यमान दिया है कितना है m बराबर प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया है, ठीक है ना। तो m का मान कितना है 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये मान दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो भार होगा भाई, द्रव्यमान दिया तो भार भी होगा, तो भार तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे तरफ कार्य करता है, भार कितना होगा mg। तो ये इसका भार mg नीचे तरफ होगा, और चूंकि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये तार इसको ऊपर आकर्षित भी करेगा। ये समझ आ रही है। तो आप जरा ध्यान दो, अब क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे वाले तार को भारहीनता का अनुभव हो, तो भारहीनता का अनुभव कब होगा, जब दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत होंगे। भाई विपरीत तो हैं, अब बराबर और हो जाएं, तो बराबर करके हम निकालेंगे कि चूंकि ये भार तो भाई दे रखा है कि 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर का द्रव्यमान है, तो भार तो mg हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब ये जो F का मान है, जो इस धारा इस तार द्वारा इस पर लगाया गया जो बल है, उसका मान डिपेंड करेगा तारों में प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो कह रहा है कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी, F का मान mg के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हम F और mg दोनों को बराबर कर लें। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान एकांक लंबाई पर जो भार होगा वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकांक लंबाई का जो फार्मूला होता है एकांक लंबाई के बल का μ0/2 पाई I1 I2। तो यहाँ पर I1 I2 दोनों सेम है, पहले फार्मूला लिख देते हैं हम लोग, अपान r उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, और यहाँ पर m इंटू जी हो जाएगा। बस समझ आ रहा है। तो यहाँ पर सब वैल्यू इसमें लगा दें। तो बस ध्यान देना है कि हमको जरा किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं बताओ भाई, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 होते हैं। 1 मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे, 10⁻³ में गुणा कराएं, फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10⁻³ का फिर गुणा कराएंगे तो 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्रति मीटर में चेंज कर लीजिए, तो प्रति मीटर में चेंज करने का मतलब अपान 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। ये m का मान निकल आया। इसको थोड़ा सा चाहे तो साल करके लिख लो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो -4 बचेंगे किलोग्राम प्रति मीटर। ये बात समझ में आ गई, देख सकते हैं इतना। अब जरा वैल्यू को लगाओ यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ ये वैल्यू हो गई। I1 का मान है I, ये हमने मान लिया धारा दोनों में समान प्रवाहित हो रहे तो हमने धारा का मान लिया I, तो I1 का मान भी I हो गया और I2 का मान भी I हो गया, और बटे बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻⁻2 का इसमें गुणा कराएंगे, मीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। m का मान है 50 × 10⁻⁻4 और g का मान 9.8 त्वरण है। ये कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ से I² हो जाएगा, फिर गुणा करा करके I² की वैल्यू निकालो। 50 × 10⁻⁻4 × 9.8 अपान 2 × 10⁻⁻7, ये तो अपान चला जाएगा और ये चला जाएगा इधर इंटू में 2 × 10⁻²। ये अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये देखो, इससे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, आप देखो I² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 50, तो ये बचा ही पूरा ये 50 और 9.8, इसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब घातों को देख लो, केवल कितना बचेगा 10⁻⁴ और 2 6 -6 और ऊपर जाएंगे तो -7 ये हो जाएंगे, तो +7 हो जाएगा ऊपर जाने में, तो +1 बचा। +1 मतलब इसमें 10 बचा, केवल 10⁻1 मतलब 10। इसको जरा मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने से आ जाएगा
तो 500 तो ये पूरे हो गए, इंटू 9.8 का मल्टीप्लाई कराने से आंसर आ जाता है 2 जीरो तो ये पहले से लग जाएंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, 45 और 4 49 और 1 अनुपात दशमलव लग जाएगा, नहीं 4900 आएगा। ये इतना आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, इसका वर्गमूल निकाल लो, इस 7 और 1 0 70 आ जाएगा, 70 एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित करने पर जो दूसरा जो तार है नीचे वाला, उस पर कोई भार नहीं लगेगा, दोनों जो बल होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका सलूशन हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें इसमें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।